यहाँ लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ हमें सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है, ठीक है ना। पहले प्रोसेस 1-2 के दौरान हीट ऐड हो रही है और अब प्रोसेस 2-1 के दौरान भी सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है। तो सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल कंडीशन में वापस नहीं आ रहा है। तो इस केस में सराउंडिंग पे हमें नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। प्रीवियस केस में क्या था? Subscribe and press the bell icon and never miss any update from Easy Mechanical Engineering. हेलो दोस्तों, क्या हाल? सब बढ़िया? सब बढ़िया ही होना चाहिए। तो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कई टॉपिक्स के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री के बारे में हम बात कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। थर्मोडाइनमिक्स क्या है, थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने के पीछे हमारा क्या एम है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होती है, इनके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं और थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ वाले अपने लेक्चर में मैंने आप लोगों को इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता दिया है। इसके अलावा थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ वाले अपने लेक्चर में हमने ये भी डिस्कस किया है कि क्यों प्रॉपर्टीज़ को हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं, क्यों प्रॉपर्टीज़ पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं और किस कारण से प्रॉपर्टीज़ को एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कहा जाता है। ये सारी बातें हमने थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ वाले अपने लेक्चर में डिस्कस की हैं। इसके अलावा हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में भी बात कर ली है और प्योर सब्सटेंसेस वाले अपने लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया है कि कौन से सब्सटेंसेस प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और किस तरीके से हम ये पहचानते हैं कि कोई सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस है या नहीं है। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों के साथ थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कशन किया था और वहाँ हमने मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में डिटेल में बात की थी। तो अभी तक बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो हमारा ये पार्ट चल रहा है, इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं और अब 2-3 टॉपिक इसमें बचे हैं, जैसे कि क्वासी स्टैटिक प्रोसेस हो गया, गिब्स फेस रूल, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनम, थर्मोडायनेमिक साइकिल। इसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक जिन्होंने भी बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, फिर आज का लेक्चर देखिएगा, क्योंकि हर एक लेक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जिन्होंने भी मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में थर्मोडायनेमिक्स प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सारे के सारे लेक्चर्स सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लेक्चर की। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोसेसेस के बारे में। प्रोसेस क्या होता है? वैसे तो मैं लेक्चर नंबर 5 में यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वाले अपने लेक्चर में बता चुका हूं कि प्रोसेस होता क्या है, लेकिन क्योंकि आज हम डिटेल वे में प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इसलिए मैं आज के लेक्चर में भी एक्सप्लेन करूंगा कि प्रोसेस क्या होता है और कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, ये भी हम देखेंगे। लेकिन प्रोसेस के बारे में पढ़ने से पहले हम एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम। ठीक है, क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम? क्या होता है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम? जब भी हम किसी भी दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बीच, जब भी हम किसी भी दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी के बीच कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ को या उस डायग्राम को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम कहते हैं। जब भी हम किसी भी दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बीच कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ को या उस डायग्राम को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कोई ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो इस ग्राफ को या इस डायग्राम को हम क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम कहेंगे, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बीच प्लॉट किया गया है। प्रेशर क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। टीपी क्या है? थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, टीपी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया? जब भी हम किसी भी दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बीच कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो उस ग्राफ को या उस डायग्राम को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम कहते हैं। तो ये पीवी डायग्राम जो है, ये एक्चुअली में क्या है? एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम है। पीवी डायग्राम की तरह कई और डायग्राम्स भी हैं थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो इसके अलावा और भी कई सारे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम्स हैं जो
आपको आगे थर्मोडायनेमिक्स में देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, आपको वो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम्स देखने को मिलेंगे। और जनरली हम थर्मोडायनेमिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा डिस्कशन करते हैं, जैसे कि प्रेशर के बारे में हम बात करते हैं, वॉल्यूम के बारे में हम बात करते हैं, टेम्परेचर के बारे में, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में जनरली थर्मोडायनेमिक्स में बात की जाती है। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इन प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा आप ज्यादा डिस्कस करेंगे और इन्हीं प्रॉपर्टीज के बीच आप थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम्स बनाएंगे। मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको यहाँ। फॉर एग्जांपल आपको आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स में प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच आपको एक डायग्राम देखने को मिलेगा, एक ग्राफ देखने को मिलेगा। आपको टेम्परेचर और एंथैल्पी के बीच भी ग्राफ देखने को मिलेगा। आपको टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच भी ग्राफ देखने को मिलेगा। आपको एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच भी ग्राफ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम्स हैं जो आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो ये जो भी डायग्राम्स हैं सारे, ये आगे जाके थर्मोडायनेमिक्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो मैं आगे जाके हर एक डायग्राम को इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है ना, हर एक डायग्राम के बारे में बताऊंगा। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पीवी डायग्राम से। ठीक है, पीवी डायग्राम क्यों ले रहा हूं मैं, इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पीवी डायग्राम पहली बात तो सबसे सिंपल डायग्राम है, दूसरी बात इजीली मैं इस डायग्राम से अपनी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता हूं। इस डायग्राम पे हर चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी है एज कंपेयर टू ये सारे जो डायग्राम है इनके। ठीक है ना, क्योंकि इन सारे डायग्राम्स को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे हर एक कंसेप्ट को जानना जरूरी है। ठीक है, मुझे ये पता होना चाहिए कि एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, लेकिन अभी हम थर्मोडायनेमिक्स के स्टार्टिंग में हैं, तो इसलिए मैं ये एंथैल्पी, एंट्रोपी ये अभी तो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। इनके बारे में सेपरेट लेक्चर्स बनाऊंगा। जब हम ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद ये सारे डायग्राम्स इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, तो अभी हमें सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम पे ध्यान देना है, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम सबको मालूम होता है, थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग में है और प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में हम कब से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में हमें पता है, तो पीवी डायग्राम हम इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को हम इजीली समझ सकते हैं। इस डायग्राम पे हर चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा इजी है, और क्योंकि हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टार्टिंग में है, इनिशियल फेज में है थर्मोडायनेमिक्स के, तो इसलिए मैं पीवी डायग्राम को यूज ले रहा हूं। बाकी डायग्राम्स को मैं आपको बाद में बताऊंगा जैसे जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे। तो बाकी डायग्राम्स के ऊपर हम अभी ध्यान नहीं देंगे। ये मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि कौन कौन से डायग्राम्स आपको आगे जाके देखने को मिलेंगे। और दूसरी बात, ये सभी जो डायग्राम्स हैं ये सभी क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम है। तो इनको कॉमनली हम क्या कहेंगे, ये जितने भी डायग्राम्स हैं इनको कॉमनली हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम्स कहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। आज के इस लेक्चर में मैं आपको जो भी चीजें समझाऊंगा वो पीवी डायग्राम पे समझाऊंगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो भी बाकी के डायग्राम्स मैंने बनाए उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। जैसे जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, जो भी डायग्राम्स मैंने अभी बनाए थे, जो भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम्स के एग्जांपल मैंने अभी आपको दिए थे, वो सभी मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, सबके बारे में मैं समझाऊंगा। ठीक है ना, तो ऐसा मत समझिएगा कि मैंने उनको स्किप कर दिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। ठीक है, मैं क्या बना रहा हूं, पीवी डायग्राम बना रहा हूं। ये पीवी डायग्राम जो है ये क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम है। ये क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम पे मार्क किया गया कोई भी पॉइंट हमेशा सिस्टम की स्टेट को शो करता है। ठीक है, अगर मैं इस पीवी डायग्राम पे कोई पॉइंट मार्क कर रहा हूं, ठीक है, अगर इस पीवी डायग्राम पे मैं कोई पॉइंट मार्क कर रहा हूं तो वो पॉइंट सिस्टम की स्टेट को शो करेगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए। किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम पे पीवी डायग्राम क्या है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम है। क्यों है, क्योंकि ये दो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के बीच प्लॉट किया गया ग्राफ है या प्लॉट किया गया डायग्राम है। ठीक है, तो किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम पे अगर मैं कोई पॉइंट मार्क करता हूं तो वो पॉइंट हमेशा सिस्टम की स्टेट को शो करेगा। तो अगर पीवी डायग्राम पे मैंने ये पॉइंट मार्क किया है तो ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा है। अब ये पॉइंट कैसे सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा है ये हम देख लेते हैं। ठीक है,
कैसे ये पॉइंट सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा है ये हम देख लेते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर मैंने पीवी डायग्राम पे ये पॉइंट मार्क किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस पॉइंट से मैं प्रेशर और वॉल्यूम का पता लगा सकता हूं। इस पॉइंट से मैं प्रेशर का भी पता लगा सकता हूं और इस पॉइंट से मैं अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाऊं, ठीक है, तो मुझे वॉल्यूम का भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को मार्क करने से मुझे प्रेशर भी पता चल जाएगा और मुझे वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैंने पीवी डायग्राम पे ये पॉइंट मार्क किया है तो इस पॉइंट से मुझे प्रेशर भी मालूम चल रहा है और वॉल्यूम भी मालूम चल रहा है। अगर हमारे पास कोई ग्राफ है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई ग्राफ है और इस ग्राफ पे कोई पॉइंट मार्क है तो आप इजीली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं, ठीक है ना, इजीली इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं ना। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। हमने क्या किया है, पीवी डायग्राम पे पॉइंट मार्क किया है। अगर ये पॉइंट हमने यहाँ मार्क किया है तो इस पॉइंट से हम प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा सकते हैं, सिस्टम का प्रेशर और सिस्टम का वॉल्यूम पता लगा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि सिस्टम का प्रेशर है 6 यूनिट और सिस्टम का वॉल्यूम है 10 यूनिट, ठीक है। सिस्टम का प्रेशर है 6 यूनिट और सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो क्या है, 10 यूनिट है। तो अब यहां ध्यान से देखिए, इस पॉइंट से हमें सिस्टम का प्रेशर और सिस्टम का वॉल्यूम पता चल रहा है। इस पॉइंट से हमें सिस्टम का प्रेशर और सिस्टम का वॉल्यूम पता चल रहा है। तो सिस्टम का प्रेशर क्या है, 6 यूनिट है, सिस्टम का वॉल्यूम क्या है, 10 यूनिट है। तो इस पॉइंट से हमें प्रेशर और वॉल्यूम पता चल रहा है। प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज है, यानी कि इस पॉइंट की मदद से हमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज पता चल रही हैं। इस पॉइंट की मदद से हमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज पता चल रही हैं, ठीक है। तो पॉइंट से हमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज पता चल रही हैं, पॉइंट से हमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज पता चल रही हैं, ठीक है। अब मैंने लेक्चर नंबर 5 में आपको ये बताया था कि सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सिस्टम की कंडीशन को यानी कि सिस्टम की स्टेट को शो करती हैं। सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमेशा सिस्टम की कंडीशंस को, सिस्टम की स्टेट को शो करती हैं। तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हमेशा सिस्टम की स्टेट को बताती है। लेक्चर नंबर 5 में मैं ये चीज बता चुका हूं, वहां मैंने आपको बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल भी दिया था और उस एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि किस तरीके से सिस्टम की प्रॉपर्टीज सिस्टम की कंडीशन यानी कि सिस्टम की स्टेट को शो करती हैं। तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज हमेशा किसको शो करती हैं, सिस्टम की स्टेट को शो करती हैं। सिस्टम की प्रॉपर्टीज सिस्टम की स्टेट को शो करती है। अब यहां ध्यान से देखिए, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम पे मार्क किए गए इस पॉइंट से हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल रहा है। प्रॉपर्टीज सिस्टम की स्टेट को शो करती हैं, ठीक है ना। पॉइंट से हमें प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल रहा है, प्रॉपर्टीज सिस्टम की स्टेट को शो करती हैं। तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट इस सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा है। ये जो पॉइंट है ये सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। वापस से बता देता हूं, पॉइंट से हमें सिस्टम की प्रॉपर्टीज पता चल रही हैं, प्रॉपर्टीज सिस्टम की स्टेट को शो करती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा है। ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को 1 से डेजिग्नेट कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट को 1 से डेजिग्नेट कर दूं तो मैं क्या कहूंगा कि ये पॉइंट सिस्टम की स्टेट 1 को शो कर रहा है। ये पॉइंट सिस्टम की स्टेट 1 को शो कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टम की स्टेट 1 क्या है, सिस्टम की स्टेट 1 क्या है, सिस्टम की फर्स्ट स्टेट क्या है। सिस्टम की फर्स्ट स्टेट पे सिस्टम का प्रेशर है 6 यूनिट और सिस्टम का वॉल्यूम है 10 यूनिट, ठीक है। सिस्टम की फर्स्ट स्टेट पे सिस्टम का प्रेशर है 6 यूनिट, सिस्टम का वॉल्यूम है 10 यूनिट, ठीक है। अब क्योंकि ये जो प्रेशर है, ये जो वॉल्यूम है, ये सिस्टम की फर्स्ट स्टेट पे, प्रेशर की जो वैल्यू है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है, ये सिस्टम की फर्स्ट स्टेट पे है, ठीक है। तो इसलिए हम प्रेशर और वॉल्यूम के सबस्क्रिप्ट में यानी कि P और V के सबस्क्रिप्ट में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो P1 और V1 क्या शो कर रहा है, P1 और V1 सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम शो कर रहा है सिस्टम की फर्स्ट स्टेट पे। P1 और V1 सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम शो कर रहा है सिस्टम की फर्स्ट स्टेट पे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, ठीक है, अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज होता है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है, अगर सिस्टम का प्रेशर चेंज होता है, सिस्टम का वॉल्यूम चेंज होता है, तो क्या होगा ये देखते हैं। मान लीजिए कि सिस्टम का प्रेशर है, सिस्टम का प्रेशर 6 से
चेंज होके अब 3 पे आ गया है। सिस्टम का प्रेशर पहले क्या था 6 यूनिट था, अब चेंज होके क्या हो गया है 3 यूनिट हो गया है। और वॉल्यूम पहले 10 यूनिट था, अब चेंज होके क्या हो गया है 20 यूनिट हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए जब सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होगी, अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो यहां देखिए ये जो पॉइंट है ये भी चेंज हो रहा है। अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो ये पॉइंट भी चेंज हो रहा है। ठीक है ना, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट पहले कहां था, यहां था, अब पॉइंट देखिए कहां है, यहां है। ठीक है, पॉइंट चेंज हो रहा है मतलब पॉइंट चेंज हो रहा है मतलब क्या है, पॉइंट चेंज हो रहा है मतलब क्या है, पॉइंट किसको शो करता है, स्टेट को शो करता है। पॉइंट चेंज हो रहा है मतलब स्टेट चेंज हो रही है। तो अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो इससे क्या हो रहा है, ये पॉइंट चेंज हो रहा है। अगर पॉइंट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि पॉइंट किसको शो करता है, स्टेट को शो करता है। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब पॉइंट चेंज होगा। पॉइंट क्या होगा, चेंज होगा। अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं तो इसका मतलब पॉइंट की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम पे जो पॉइंट की पोजीशन है वो क्या होगी, चेंज होगी। पॉइंट की पोजीशन चेंज होगी, इसका मतलब क्या है, स्टेट चेंज हो रही है, क्योंकि पॉइंट किसको शो कर रहा है, सिस्टम की स्टेट को शो कर रहा है। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम पे जो भी पॉइंट हम मार्क करते हैं वो किसको शो करता है, सिस्टम की स्टेट को शो करता है। ठीक है ना, तो अगर प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है तो एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो रही है। तो अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि सिस्टम की स्टेट भी चेंज होगी। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है तो इसका मतलब सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। ठीक है, अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। अगर सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। हम दोनों ही तरीके से इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए अब अगर मैं इस पॉइंट को 2 से डेजिग्नेट कर दूं, अगर मैं इस पॉइंट को 2 से डेजिग्नेट कर दूं तो ये पॉइंट क्या शो करेगा, ये पॉइंट सिस्टम की सेकंड स्टेट को शो करेगा। ये पॉइंट सिस्टम की स्टेट 2 को शो करेगा। ठीक है, ये पॉइंट सिस्टम की सेकंड स्टेट को शो करेगा। सिस्टम की सेकंड स्टेट पे सिस्टम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, सिस्टम का जो प्रेशर है वो है 3 यूनिट और सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो है 20 यूनिट। ठीक है, सिस्टम का जो प्रेशर है वो क्या है, 3 यूनिट है, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो है 20 यूनिट। ठीक है, सिस्टम का ये जो प्रेशर है, ये जो वॉल्यूम है, ये सिस्टम की सेकंड स्टेट पे है, इसलिए यहां सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो P2 और V2 क्या शो कर रहा है, P2 और V2 सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम शो कर रहा है सिस्टम की सेकंड स्टेट पे। P1 और V1 सिस्टम का प्रेशर और वॉल्यूम शो कर रहा था सिस्टम की फर्स्ट स्टेट पे। ठीक है, तो यहां देखिए सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है ना, सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इस वजह से सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, यानी कि ये पॉइंट की पोजीशन चेंज हो रही है। अब ध्यान से सुनिए, चेंज इन अ स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है तो सिस्टम की स्टेट में चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। चेंज इन अ स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। यहां सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब यहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। चेंज इन अ स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो यहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, इस वजह से सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। और सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि सिस्टम की स्टेट में चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। सिस्टम की स्टेट में चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। सिस्टम की स्टेट चेंज होगी तो इसका मतलब क्या है कि वहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, सिस्टम में कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना,
तो अब देखिए मैं आपको एक अच्छी सी चीज बताता हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको एक चीज बताई थी। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का इंटरेक्शन से मेरा क्या मतलब है, या तो सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर होगा या फिर सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो सिस्टम से अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो या फिर सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो इसके लिए मैं कॉमन वर्ड क्या यूज ले रहा हूं, एनर्जी इंटरेक्शन यूज ले रहा हूं, ठीक है ना। तो अगर सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। ठीक है, ये चीज मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी। सिस्टम के साथ जब भी एनर्जी का इंटरेक्शन होगा तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे, वहां मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया था, ठीक है ना। तो सिस्टम के साथ जब भी एनर्जी का इंटरेक्शन होगा सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया सिस्टम की प्रॉपर्टीज अगर चेंज होंगी तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। और सिस्टम की स्टेट में चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, अगर सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। अगर सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है कि सिस्टम की स्टेट भी चेंज हो रही है, और सिस्टम की स्टेट में चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है सिस्टम में। सिस्टम की स्टेट में चेंज होने को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, यहां सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है, ठीक है। प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है यानी कि सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। अगर सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है इसका मतलब यहां सिस्टम में कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, यहां सिस्टम में कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। अब यहां ध्यान से देखिए, अगर सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है तो स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आने के लिए सिस्टम कोई ना कोई पाथ तो जरूर फॉलो करेगा, ठीक है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आने के लिए कई सारे पाथ हैं, ठीक है। ये इस पाथ के थ्रू भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ सकता है, इस पाथ के थ्रू भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ सकता है, इस पाथ के थ्रू भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ सकता है, ठीक है। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे आने के लिए कई सारे पाथ होते हैं सिस्टम के लिए, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है, ठीक है। सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है, तो इस पाथ को हम क्या कहेंगे, पाथ 1 2 कहेंगे। क्यों कहेंगे पाथ 1 2? क्योंकि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है, ठीक है। इस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है, इसलिए पाथ 1 2 कहेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या कहेंगे, पाथ 1 2 कहेंगे। अगर इस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा होता, अगर इस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 2 पे स्टेट 1 पे जा रहा होता, स्टेट 2 से स्टेट 1 पे इस पाथ के थ्रू अगर सिस्टम जा रहा होता तो इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, इसी पाथ को हम क्या कहते हैं, 2 1 कहते हैं। क्योंकि उस केस में सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है, इस केस में क्या है कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है, इसलिए इस पाथ को हम पाथ 1 2 कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए, पाथ 1 2 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है, ठीक है ना। सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, इस पाथ का नाम है पाथ 1 2, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, ये पाथ क्या शो कर रहा है, ये पाथ क्या शो करने की कोशिश कर रहा है, इस चीज को हम देखते हैं। थोड़ा सा हम पाथ के ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना। पाथ क्या शो कर रहा है, ये पाथ हमें क्या बता रहा है, इस चीज के बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं इस डायग्राम को मिटा के थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूं जिससे कि मैं आपको इजीली चीजों को समझा सकूं, ठीक है। तो जो पीबी डायग्राम मैंने यहां बनाया है इसी को मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा बना रहा हूं।
अब देखिए इस एक्सिस पे क्या था, प्रेशर था, इस एक्सिस पे क्या था, वॉल्यूम था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था, ये हमारा सेकंड पॉइंट था। ठीक है, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेट पे सिस्टम का प्रेशर क्या था, सिस्टम का प्रेशर था 6 यूनिट और वॉल्यूम था 10 यूनिट। और सेकंड स्टेट पे सिस्टम का प्रेशर क्या है, सेकंड स्टेट पे सिस्टम का प्रेशर क्या है, सिस्टम का प्रेशर है 1 यूनिट और सिस्टम का वॉल्यूम है 20 यूनिट। ठीक है, यहां मैंने क्या कर दिया, यहां पहले मैंने प्रेशर क्या लिया था, 3 लिया था, यहां मैंने 1 कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि मेरे को समझाने में थोड़ी सी आसानी होगी इसलिए मैंने 3 की जगह यहां 1 कर दिया। तो इस बारे में टेंशन मत लीजिएगा कि यहां मैंने 1 क्यों लिख दिया। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा मेरे को समझाने में आसानी होगी, इसलिए यहां मैंने क्या ले लिया, प्रेशर 1 यूनिट ले लिया। पहले मैंने प्रेशर 3 यूनिट बताया था। ठीक है ना, तो ये क्या है, P1V1 और ये क्या है, P2V2। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखिए, सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है। ठीक है, सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है, यानी कि सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है। अब अगर मैं इस पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट मार्क करूं, ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इस पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट मार्क करूं तो इस पॉइंट के लिए मैं प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा सकता हूं ना। ठीक है, अगर मैं इस पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट मार्क करूं तो उस पॉइंट के लिए मैं प्रेशर और वॉल्यूम दोनों पता लगा सकता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए यहां प्रेशर हो गया 5 और यहां वॉल्यूम हो गया 12। ठीक है, तो इस तरीके से मैं अगर और पॉइंट्स मार्क कर लूं, यहां यहां प्रेशर है 4, यहां है 14 और यहां देखिए ये सब क्या कर रहा हूं मैं, अज्यूम कर रहा हूं। ठीक है, और यहां पे प्रेशर है 2 और वॉल्यूम है 18। ठीक है, तो अगर मैं इस पाथ पे कोई भी पॉइंट मार्क करता हूं तो हर एक पॉइंट के लिए मैं प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा सकता हूं। ठीक है, तो यहां मैं इस पाथ पे अगर 4 पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं तो चारों पॉइंट्स के लिए मैं प्रेशर और वॉल्यूम पता लगा सकता हूं। तो यहां देखिए मैंने क्या बताया था, ये पीवी डायग्राम क्या है, एक थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम है। मैंने ये एक चीज बोली थी लेक्चर के स्टार्टिंग में कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी डायग्राम पे मार्क किया गया कोई भी पॉइंट हमेशा सिस्टम की स्टेट को शो करता है। ठीक है, तो यहां मैंने 4 पॉइंट्स मार्क किए हैं, ये चारों पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, सिस्टम की स्टेट को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स क्या शो कर रहे हैं, सिस्टम की स्टेट को शो कर रहे हैं। ठीक है ना, सिस्टम की स्टेट्स को शो कर रहे हैं चारों के चारों पॉइंट्स। तो अब यहां देखिए सिस्टम अपनी फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट पे इन स्टेट से होकर आ रहा है, यानी कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पे सिस्टम इन स्टेट से होकर आ रहा है। तो यहां हमें क्या पता चल रहा है कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इन स्टेट्स के थ्रू आ रहा है, इन स्टेट से होकर आ रहा है। ठीक है, तो यहां देखिए
स्टेट 1 के बाद यहां देखिए, स्टेट 1 के बाद ये वाली स्टेट आएगी। तो अब देखिए इस स्टेट पे सिस्टम का प्रेशर क्या है, 5 यूनिट है, और वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम क्या है, 12 यूनिट है। मान लीजिए इन स्टेट्स को मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो ये है स्टेट ए, ठीक है, तो पी ए वी ए। ठीक है, अब ये देखिए स्टेट बी, स्टेट बी पे प्रॉपर्टीज क्या है, प्रेशर है, प्रेशर है आपका 4 यूनिट और वॉल्यूम है आपका 14 यूनिट। वॉल्यूम क्या है आपका 14 यूनिट, तो पी बी वी बी। ठीक है, स्टेट सी पे देखिए, स्टेट सी पे देखिएगा, स्टेट सी पे देखिए आपका प्रेशर क्या है 3 यूनिट, प्रेशर क्या है 3 यूनिट और वॉल्यूम क्या है आपका 16 यूनिट। ठीक है, पीसी वीसी। स्टेट डी पे देखिए, स्टेट डी पे देखिए, इस पॉइंट पे आपका प्रेशर क्या है 2 यूनिट और वॉल्यूम क्या है 18 यूनिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी वॉल्यूम क्या है 18 यूनिट, ये क्या हो जाएगा पीडी वीडी। अब देखिए स्टेट 2, स्टेट 2 पे देखिए, स्टेट 2 पे प्रेशर क्या है 1 यूनिट और वॉल्यूम क्या है 20 यूनिट। तो यहां ध्यान से देखिए, अब देखिए सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इन स्टेट से होकर आ रहा है। ठीक है ना, सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इन स्टेट से होकर गुजर रहा है। स्टेट 2 पे, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आने के लिए इन स्टेट्स के थ्रू होकर सिस्टम आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या पता चल रहा है कि सिस्टम नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू, ठीक है ध्यान से सुनिए, सिस्टम नंबर ऑफ स्टेट्स के थ्रू होकर अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे आ रहा है। सिस्टम नंबर ऑफ स्टेट से होकर स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है। वापस बोल रहा हूं, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि सिस्टम नंबर ऑफ स्टेट से होकर स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है। ठीक है, अब इस चीज को और थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए इस पूरी चीज को क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं। अभी मैंने ग्राफ से स्टेट्स पता लगाई, अब मैं क्या करूंगा इन स्टेट्स से ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है ना, अभी क्या था हमारे पास ग्राफ था, ग्राफ से हमें स्टेट्स पता लगी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं इन स्टेट से क्या कर रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है ना, तो अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, इन स्टेट्स की मदद से क्या कर रहा हूं, ग्राफ बना रहा हूं। ठीक है, तो ये स्टेट्स हमको मालूम है, मान लीजिए हमें क्या मालूम है, स्टेट्स मालूम है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान जब भी आप एक्सपेरिमेंटली करेंगे किसी भी चीज को, जब भी आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आपको हर एक स्टेट के बारे में पता होगा, उन स्टेट से आप ग्राफ बनाएंगे। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया अभी। ठीक है ना, ग्राफ से आपको स्टेट्स पता चलती हैं वो तो ठीक है, लेकिन स्टेट्स के थ्रू क्या करते हैं आप, एक्चुअली में स्टेट्स के थ्रू आप ग्राफ बनाते हैं। आपको स्टेट्स पता होती हैं और स्टेट्स के थ्रू आप क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब हमको देखिए यहां हमको क्या मालूम है, स्टेट्स मालूम है, हर एक स्टेट पे हमें प्रॉपर्टीज मालूम है। प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। तो हम कौन सा डायग्राम बनाएंगे, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए स्टेट 1 पे प्रेशर क्या है 6 यूनिट है, वॉल्यूम क्या है 10 यूनिट है। ठीक है, तो यहां से हम मार्क कर लेते हैं, ये है 6 यूनिट। ठीक है, और मैं पहले ही क्या कर लेता हूं, मार्क कर लेता हूं 5 4 3 2 1। मैंने क्या किया, पहले ही मार्क कर लिया। मैंने यहां देख लिया कि प्रेशर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, प्रेशर 6 से 1 तक वेरी कर रहा है, तो मैंने यहां मार्क कर लिया है। ठीक है, अब वॉल्यूम 10 से लेकर 20 तक वेरी कर रहा है, तो मैं यहां मार्क कर लेता हूं 10। ठीक है, 12 14 16 18 एंड 20। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब ध्यान से देखिएगा, स्टेट 1 पे प्रेशर क्या है 6 यूनिट है और वॉल्यूम क्या है 10 यूनिट है।
तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब स्टेट ए की बात करते हैं। ठीक है, प्रेशर क्या है 5 यूनिट है और वॉल्यूम क्या है 12 यूनिट है। ठीक है, प्रेशर क्या है 4 यूनिट है, वॉल्यूम क्या है 14 यूनिट है। स्टेट बी पे, स्टेट सी पे देखिए, स्टेट सी पे प्रेशर क्या है 3 यूनिट है और वॉल्यूम क्या है 16 यूनिट है। अब देखिए प्रेशर क्या है 2 यूनिट है और वॉल्यूम क्या है 18 यूनिट है। और प्रेशर क्या है स्टेट 2 पे, स्टेट 2 पे देखिए प्रेशर क्या है 1 यूनिट है और वॉल्यूम क्या है 20 यूनिट है। ठीक है, तो अब देखिए स्टेट 1 ये है, स्टेट 2 ये है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे सिस्टम इस पाथ के थ्रू आ रहा है। ठीक है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे सिस्टम इस पाथ के थ्रू आ रहा है। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे सिस्टम इस पाथ के थ्रू आ रहा है। अब मैं पाथ क्यों ट्रेस कर पाया, मैं पाथ क्यों ट्रेस कर पाया? ठीक है, मुझे कैसे मालूम चला कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है? मुझे इसलिए पाथ मालूम चला क्योंकि मुझे ये स्टेट्स पता थी। स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की जो स्टेट्स हैं ए बी सी और डी, ये मुझे पता थी, यानी कि मुझे इंटरमीडिएट स्टेट्स पता थी। इस कारण से मैं पाथ ट्रेस कर पाया, यानी कि स्टेट 1 किस पाथ के थ्रू स्टेट 2 पे आया है, उस पाथ को ट्रेस करने के लिए हमें ये इंटरमीडिएट स्टेट्स पता होनी चाहिए। अगर मुझे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच के दूसरे पॉइंट्स नहीं पता हैं तो मैं कैसे पता लगा पाऊंगा कि पॉइंट 1 से, यानी कि स्टेट 1 से स्टेट 2 स्टेट 1 से सिस्टम स्टेट 2 पे कौन से पाथ के थ्रू आ रहा है। अगर मुझे यहाँ पॉइंट्स ही नहीं पता है, इन दोनों के बीच के पॉइंट्स ही नहीं पता है, यानी कि इन दोनों स्टेट्स के बीच की स्टेट्स ही नहीं पता है, तो मैं पाथ को कैसे ट्रेस करूंगा? यहां मुझे स्टेट्स पता थी तो मैंने क्या किया, इन पॉइंट्स को जोड़ते हुए क्या किया, एक लाइन बना ली और उस लाइन को मैंने क्या कहा, पाथ कहा, कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है। ठीक है, तो मुझे पाथ कब पता होगा? मुझे पाथ तभी पता होगा जब मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 की इंटरमीडिएट स्टेट्स पता होंगी। अगर मुझे ये बीच की स्टेट्स नहीं मालूम है तो मैं पाथ ट्रेस नहीं कर सकता। अब यहां ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, मुझे पाथ कब पता होगा? स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आने के लिए सिस्टम ने कौन सा पाथ यूज लिया, ये मुझे कब पता होगा? जब मुझे ये पता होगा कि स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आने के लिए सिस्टम कौन सी इंटरमीडिएट स्टेट से होकर आया है। ठीक है ना, अगर मुझे ये इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं मालूम है तो मैं यहां पाथ ट्रेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अगर मुझे इंटरमीडिएट स्टेट्स नहीं मालूम है तो पाथ कुछ भी हो सकता है। सिस्टम इस पाथ को फॉलो करते हुए भी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ सकता है, इस पाथ को फॉलो करते हुए भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ सकता है, इस पाथ को फॉलो करते हुए भी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ सकता है, इस पाथ को फॉलो करते हुए भी आ सकता है, इस पाथ को फॉलो करते हुए भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां ध्यान दीजिए, सिस्टम किसी भी पाथ को फॉलो करते हुए स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने ये पाथ कैसे ट्रेस किया? ये पाथ मैंने इसलिए ट्रेस कर पाया, या ये पाथ मैं इसलिए ट्रेस कर पाया क्योंकि मुझे यहां स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की सारी स्टेट्स पता थी, यानी कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे किन किन स्टेट से होकर आया है ये मुझे पता था, और इसलिए मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ा और मुझे ये स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच का पाथ मालूम चल गया, यानी कि सिस्टम किस पाथ के थ्रू स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया है ये मुझे मालूम चल गया। ठीक है, तो अगर मुझे पॉइंट मालूम होता, अगर मुझे पॉइंट मालूम होता तो मैं क्या कर पाता, अगर मुझे पॉइंट मालूम होता तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पाथ ट्रेस कर सकता हूं। अगर मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच के पॉइंट्स मालूम है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पाथ को ट्रेस कर सकता हूं। ठीक है ना, मैं पाथ को क्या कर सकता हूं, ट्रेस कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच के पॉइंट्स नहीं पता हैं तो मैं पाथ ट्रेस नहीं कर सकता हूं, यानी कि अगर मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की स्टेट्स नहीं पता हैं तो मैं पाथ ट्रेस नहीं कर सकता हूं। ठीक है, तो अब से ध्यान रखिएगा, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में मैं पाथ को एक सॉलिड लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में मैं पाथ को एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा
तो उसका मतलब ये है कि मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की स्टेट्स पता है, और इसलिए मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, इन स्टेट्स को कनेक्ट करते हुए पाथ ट्रेस कर पा रहा हूं, और इसलिए पाथ को एक सॉलिड लाइन से शो कर रहा हूं। ठीक है, तो जब भी थर्मोडायनेमिक्स में मैं पाथ को सॉलिड लाइन से शो करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की स्टेट्स पता है, यानी कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे किन स्टेट से होकर आ रहा है मुझे ये पता है। और जब भी थर्मोडायनेमिक्स में मैं पाथ को डॉटेड लाइन से शो करूंगा, ठीक है, जब भी थर्मोडायनेमिक्स में मैं पाथ को डॉटेड लाइन से शो करूंगा तो इसका मतलब यह है कि मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच के पॉइंट्स नहीं पता है, यानी कि मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की स्टेट्स नहीं पता है। और जब मुझे स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की स्टेट्स यानी कि पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो मैं पाथ को ट्रेस नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए मैं पाथ को डॉटेड लाइन से शो करूंगा, पाथ को डॉटेड लाइन से शो करूंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी हम पाथ को सॉलिड लाइन से शो करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हमें स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की स्टेट्स पता है और हम पाथ ट्रेस कर पा रहे हैं। और जब भी हम पाथ को डॉटेड लाइन के थ्रू शो करेंगे तो इसका मतलब हमें स्टेट 1 और स्टेट 2 के बीच की स्टेट्स नहीं पता है और हम पाथ को ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब यहां देखिए, यहां स्टेट चेंज हो रही है, सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है, स्टेट चेंज हो रही है मतलब प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहां प्रोसेस हो रहा है, लेकिन प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, स्टेट किस तरीके से चेंज हो रही है, इसके बेसिस पे प्रोसेस को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेट तो चेंज हो रही है, लेकिन स्टेट किस तरीके से चेंज हो रही है इसके बेसिस पे प्रोसेस दो टाइप के होते हैं। पहला होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, और दूसरा होता है इररिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। सबसे पहले हम बात करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस की। रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब यहां देखिए क्या लिखा है, रिवर्सिबल प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब आप जानते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, अब बात करते हैं रिवर्सिबल की। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को रिवर्स करना। ठीक है ना, रिवर्स मतलब उल्टा कर देना। तो ऐसे प्रोसेसेस जिनको रिवर्स किया जा सकता है उनको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ये एक जर्नल सा एग्जांपल है, ठीक है ना, जर्नल सा एक्सप्लेनेशन है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे कि पानी को हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आइस को वापस हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पानी को हम वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेपर को वापस हम पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। पानी को वेपर में कन्वर्ट किया, वेपर को वापस पानी में कन्वर्ट कर दिए। प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन आप दूध से दही बना सकते हो, लेकिन दही से वापस दूध नहीं बना सकते। ठीक है ना, तो वहां प्रोसेस को आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये एक जर्नल सा एक एक्सप्लेनेशन है जो सभी आपको देते हैं। कॉलेजेस में भी लगभग यही एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाता है, और जर्नल सा एक्सप्लेनेशन है रिवर्सिबल प्रोसेस का। लेकिन अब यहां हम गेट और आईएएस पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, एक सिस्टम है ना, जिसका प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1, यानी कि मुझे यहां सिस्टम की प्रॉपर्टीज पता है। ठीक है, अब यहां से 50 यूनिट ऑफ हीट सिस्टम में से रिजेक्ट हो रही है, यानी कि सिस्टम 50 यूनिट ऑफ हीट लूज कर रहा है। सिस्टम क्या कर रहा है, 50 यूनिट ऑफ हीट लूज कर रहा है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है, एनर्जी इंटरेक्शन मतलब या तो सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या फिर सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, एनर्जी इंटरेक्शन एक कॉमन वर्ड है, तो या तो सिस्टम से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है या फिर सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि जब भी सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तो तब सिस्टम की प्रॉपर्टीज में क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होता है तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, चेंज होती हैं।
ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया था। सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज होती है मतलब सिस्टम की स्टेट चेंज होगी। ठीक है, सिस्टम की स्टेट क्या होगी, चेंज होगी। और सिस्टम की स्टेट चेंज होगी मतलब सिस्टम की स्टेट चेंज होगी मतलब यहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। ठीक है ना, तो यहां देखिए सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन होना, यानी कि सिस्टम में से या तो एनर्जी का रिजेक्ट होना या फिर सिस्टम में एनर्जी का सप्लाई होना। तो यहां देखिए सिस्टम में से एनर्जी रिजेक्ट हो रही है, सिस्टम में से हीट रिजेक्ट हो रही है, इसका मतलब सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है। अगर सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, चेंज होंगी। तो देखिए यहां अब देखिए प्रेशर हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया P2 और वॉल्यूम हो गया V2। अब देखिए प्रॉपर्टीज चेंज हुई, इसका मतलब क्या हुई, स्टेट चेंज हुई। ये क्या है, सिस्टम की स्टेट 1 है, ये क्या है, सिस्टम की स्टेट 1 है, ये क्या है, सिस्टम की स्टेट 2 है। ठीक है, स्टेट चेंज हो रही है, सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हुआ तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हुई, प्रॉपर्टीज चेंज हुई मतलब क्या हुई, सिस्टम की स्टेट चेंज हुई, सिस्टम की स्टेट चेंज हुई, इसका मतलब यहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। स्टेट 1 पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है, सिस्टम का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। स्टेट 2 पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। तो अब हम क्या करेंगे, पीवी डायग्राम बना लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, पीवी डायग्राम बना लेते हैं। तो यहां समझ में आया आपको, यहां प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है ना, स्टेट क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। प्रॉपर्टीज क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि सिस्टम के साथ एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है, यानी कि सिस्टम में से हीट लूज हो रही है। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, पीवी डायग्राम बना रहे हैं। प्रेशर, वॉल्यूम। ठीक है, इनिशियली स्टेट 1 पे सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है, प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है V1। ठीक है, अब फाइनल स्टेट क्या है सिस्टम की, स्टेट 2 क्या है, यह है स्टेट 1, यह है सिस्टम की स्टेट 2। प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। ठीक है, ये सिस्टम की स्टेट 2 है। तो यहां क्या हो रहा है, सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है। ठीक है, सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है। अब यहां देखिए सिस्टम क्या आ रहा है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है। अब मान लीजिए कि सिस्टम अब स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है। सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है। तो इस पाथ को हम क्या कहेंगे, पाथ 1 2 कहेंगे। इस पाथ को हम क्या कहेंगे, पाथ 1 2 कहेंगे, क्योंकि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है। ठीक है ना, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ के थ्रू आ रहा है। अब देखिए स्टेट चेंज हो रही है, इसका मतलब यहां कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। तो प्रोसेस कौन सा हो रहा है, प्रोसेस को हम नाम कैसे देंगे, प्रोसेस कौन सा हो रहा है यहां, क्योंकि सिस्टम की स्टेट 1 से 2 पे आ रही है, तो इसका मतलब प्रोसेस कौन सा हो रहा है, 1 2 हो रहा है। तो प्रोसेस क्या है यहां, प्रोसेस 1 2 हो रहा है। प्रोसेस 1 2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि सिस्टम की स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रही है। सिस्टम की स्टेट चेंज हो रही है, सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है, और जिस प्रोसेस की वजह से सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है उस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस 1 2 कह रहे हैं। और जिस पाथ के थ्रू सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है उस पाथ को, इस वाले पाथ को हम क्या कह रहे हैं, पाथ 1 2 कह रहे हैं। ठीक है, तो ये है पाथ 1 2, और यहां जो प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है वो है प्रोसेस 1 2। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, अब हम प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। प्रोसेस को रिवर्स करने का मतलब यहां क्या किया था हमने, सिस्टम में से 50 यूनिट ऑफ हीट रिजेक्ट हुई और सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे पहुंच गया। अब हम क्या करेंगे, वापस सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेके जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम प्रोसेस को रिवर्स करेंगे। ठीक है ना, सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेके जाएंगे। अब मान लीजिए कि सिस्टम स्टेट 2 पे स्टेट 1 पे इसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, मान लीजिए कि सिस्टम अब स्टेट 2 से स्टेट 1 पे इसी सेम पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। तो जब सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे सेम पाथ को फॉलो करते हुए जाएगा तो इस पाथ को हम क्या कहेंगे, उस केस में जब सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जाएगा उस केस में इस पाथ को हम क्या कहेंगे, पाथ 2 1 कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जाएगा।
ठीक है ना। ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, पाथ 2 1 हो जाएगा। ये वाला पाथ क्या हो जाएगा, पाथ 1 2 हो जाएगा। ये वाला पाथ 1 2 क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, इस केस में क्या हो रहा है, इस पाथ से सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है और इस पाथ से सिस्टम स्टेट 2 पे स्टेट 1 पे जा रहा है। ठीक है ना, दोनों पाथ क्या है, सेम है। तो पाथ 1 2 को हम क्या कह देंगे, फॉरवर्ड पाथ, और पाथ 2 1 को हम क्या कह देंगे, रिवर्स्ड पाथ। ठीक है, रिवर्स पाथ क्यों, क्योंकि इस केस में हम क्या कर रहे हैं, सिस्टम को वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे भेज रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। यहां हम रिवर्सेबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं। प्रोसेस 1 2 के दौरान हम सिस्टम को स्टेट 1 से स्टेट 2 पे लेके आए। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, सिस्टम को वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे ले जा रहे हैं। और मान लीजिए कि जब सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है तो सेम पाथ को फॉलो करते हुए वापस वो स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है। तो जब सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जाएगा तो उस समय प्रोसेस क्या हो जाएगा, प्रोसेस कौन सा होगा, प्रोसेस होगा 2 1, क्योंकि उस केस में सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा होगा। ठीक है, जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा था तो प्रोसेस को हमने नाम दिया था प्रोसेस 1 2, क्योंकि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा था। अब सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है, इसलिए स्टेट तो चेंज हो रही है, तो इसलिए हमने प्रोसेस को नाम दिया प्रोसेस 2 1। ठीक है ना, प्रोसेस को क्या नाम दिया, प्रोसेस 2 1। तो अब देखिए क्या हो रहा है, यहां सिस्टम सेम पाथ को फॉलो करते हुए स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है। यहां सिस्टम सेम पाथ को फॉलो करते हुए स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए, जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा था तो उस समय जो भी चेंजेस सिस्टम में हो रहे थे उसके उल्टे चेंजेस तब होंगे जब सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आएगा। वापस मैं बताता हूं, ठीक है ना, सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा था तो सिस्टम में कुछ चेंजेस हो रहे थे। ठीक है ना, सिस्टम जब स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा था तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो रही थी, सिस्टम में से हीट रिजेक्ट हो रही थी, सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस हो रहे थे। अब मैंने क्या कहा कि सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे सेम पाथ के थ्रू वापस जा रहा है। ठीक है ना, सेम पाथ के थ्रू वापस जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि एग्जैक्टली इसके उल्टे चेंजेस अब होंगे जब सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जाएगा। ठीक है ना, सिस्टम कहां है, स्टेट 2 पे है, स्टेट 2 पे प्रेशर क्या है, P2 V2 है। तो अब क्या होंगे, पहले सिस्टम में से हीट रिजेक्ट हुई थी तो सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ गया था। अब सिस्टम में क्या होगी, हीट सप्लाई होगी। एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है ना, हम रिवर्स कर रहे हैं, एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं। ठीक है, तो हीट कितनी सप्लाई होगी, 50 यूनिट ऑफ हीट सप्लाई होगी। ठीक है ना, ये क्या है, सिस्टम की स्टेट 2 है, ये क्या है, सिस्टम की स्टेट 2 है। अब सिस्टम किस पे आ जाएगा, अपनी स्टेट 1 पे आ जाएगा। ठीक है ना, सिस्टम अपनी स्टेट 1 पे आ जाएगा, P1 और V1 सिस्टम अपनी स्टेट 1 पे आ जाएगा। ये क्या है, सिस्टम की स्टेट 1 है, ये क्या है, सिस्टम की स्टेट 1 है। स्टेट 2 पे सिस्टम का प्रेशर है P2 और वॉल्यूम है V2। स्टेट 1 पे सिस्टम का प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1। तो यहां देखिए क्या किया हमने, यहां क्या किया, पहले सिस्टम में से 50 यूनिट ऑफ हीट रिजेक्ट की तो क्या हुआ, सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज हो गई और सिस्टम अपनी स्टेट 2 पे आ गया। हमने क्या किया, वापस सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे पहुंचाया 50 यूनिट ऑफ हीट सप्लाई करके, यानी कि प्रोसेस को हमने पूरी तरीके से रिवर्स कर दिया। ठीक है ना, तो मैंने क्या कहा कि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे इस पाथ को फॉलो करते हुए आ रहा है और वापस स्टेट 2 से स्टेट 1 पे इसी पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, सेम पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है। तो यहां इस केस में फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ क्या है, सेम है। फॉरवर्ड एंड रिवर्स्ड पाथ आर सेम। इस केस में फॉरवर्ड एंड रिवर्स पाथ क्या है, सेम है। सेम है से इसका मतलब क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ सेम है से मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस सिस्टम में स्टेट 1 से स्टेट 2 के दौरान होंगे एग्जैक्टली उसके उल्टे चेंजेस सिस्टम में स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जाने के दौरान होंगे। वापस सुन लीजिए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ सेम होने का मतलब क्या है कि जो भी चेंजेस सिस्टम में स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाने के दौरान होंगे एग्जैक्टली उल्टे चेंजेस, एग्जैक्टली रिवर्स चेंजेस सिस्टम में स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जाने के दौरान होंगे। तो यहां फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ सेम है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ सेम है। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब यहां ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा,
जब सिस्टम में से जब हम क्या कर रहे थे, सिस्टम में से हीट को रिजेक्ट कर रहे थे, सिस्टम में से 50 यूनिट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही थी, तो सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा था। तो प्रोसेस कौन सा था, प्रोसेस कौन सा था, 1 2 था। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, एक टेबल बना रहा हूं, प्रोसेस, सिस्टम और सराउंडिंग। ठीक है, तो यहां देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस 1 2 की, और उसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस 2 1 की। ठीक है, तो प्रोसेस 1 2 के अंदर हम देख लेते हैं प्रोसेस 1 2 के दौरान, ठीक है ना, प्रोसेस 1 2 के दौरान क्या हो रहा है। प्रोसेस 1 2 के दौरान सिस्टम में से 50 यूनिट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है। सिस्टम में से क्या हो रही है, 50 यूनिट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है, और सिस्टम अपनी स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है प्रोसेस 1 2 के दौरान। तो अब देखिए प्रोसेस 1 2 के दौरान क्या हो रहा है, सिस्टम में से 50 यूनिट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, सिस्टम में से 50 यूनिट ऑफ हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है। तो यहां देखिए Q, ठीक है ना, हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, Q से डिनोट करते हैं। हीट को हम थर्मोडायनेमिक्स में Q से शो करते हैं। अब देखिए प्रोसेस 1 2 के दौरान सिस्टम में से 50 यूनिट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है। ठीक है ना, अब यहां देखिए मैंने क्या लिखा, Q12 इक्वल्स टू -50। ये 1 2 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि प्रोसेस 1 2 के दौरान, प्रोसेस 1 2 के दौरान सिस्टम में से 50 यूनिट ऑफ हीट रिजेक्ट हो रही है। माइनस का मतलब क्या है, हीट लूज कर रहा है सिस्टम। जब भी थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम हीट लूज करता है तो हम हीट को नेगेटिव लेते हैं, और जब भी थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम हीट गेन करता है तो हीट को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है ना, तो नेगेटिव साइन यहां ये शो कर रहा है कि सिस्टम में से हीट लूज हो रही है। ठीक है ना, सिस्टम में से हीट लूज हो रही है। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, सिस्टम में से हीट लूज हो रही है। कितनी हीट लूज हो रही है, 50 यूनिट ऑफ हीट लूज हो रही है। किस प्रोसेस के दौरान लूज हो रही है, 1 2, प्रोसेस 1 2 के दौरान लूज हो रही है। इसलिए क्या कहा हमने, ये Q12 क्या शो कर रहा है कि प्रोसेस 1 2 के दौरान सिस्टम में से 50 यूनिट ऑफ हीट लूज हो रही है। तो सिस्टम में हम यहां क्या लिख देंगे, Q12 इक्वल्स टू -50। अब देखिए जो भी हीट सिस्टम में से लूज हो रही है वो कौन गेन कर रहा है, वो उसके आसपास का एनवायरनमेंट गेन कर रहा है, यानी कि सराउंडिंग गेन कर रही है। जो भी हीट सिस्टम में से लूज हो रही है वो सराउंडिंग्स गेन कर रही है, यानी कि जितनी भी हीट सिस्टम में से लूज हुई, जितनी भी हीट सिस्टम में से लूज हुई उसको किसने गेन किया, सराउंडिंग ने गेन किया। तो सराउंडिंग ने क्या किया, हीट गेन की। ठीक है ना, तो प्रोसेस 1 2 के दौरान, प्रोसेस 1 2 के दौरान सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगी +50, क्योंकि प्रोसेस 1 2 के दौरान, प्रोसेस 1 2 के दौरान सराउंडिंग हीट गेन कर रही है। तो मैंने क्या बताया, जब भी हीट गेन होगी तो हम क्या लिखेंगे, हीट को पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है ना, हम क्या लिखेंगे, हीट को पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहां देखिए Q12 क्या शो कर रहा है कि प्रोसेस 1 2 के दौरान, प्रोसेस 1 2 के दौरान सराउंडिंग 50 यूनिट ऑफ हीट गेन कर रहा है, सराउंडिंग 50 यूनिट ऑफ हीट गेन कर रही है। प्लस क्या शो कर रहा है कि 50 यूनिट ऑफ हीट गेन हो रही है। कौन गेन कर रहा है, सराउंडिंग गेन कर रही है। लूज कौन कर रहा है, सिस्टम लूज कर रहा है। ठीक है ना, तो यहां देखिए Q12 क्या हो गया, Q12 क्या हो गया +50 फॉर सराउंडिंग, और Q12 फॉर सिस्टम क्या हो गया -50। अब बात करते हैं प्रोसेस 2 1 की। किसकी बात करते हैं, प्रोसेस 2 1 की। अब देखिए प्रोसेस 2 1 के दौरान, ठीक है ना, प्रोसेस 2 1 कौन सा है, जिस प्रोसेस के दौरान सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है। तो यहां देखिए प्रोसेस 2 1 के दौरान सिस्टम में 50 यूनिट ऑफ हीट सप्लाई की जा रही है, यानी कि सिस्टम 50 यूनिट ऑफ हीट गेन कर रहा है। प्रोसेस 2 1 के दौरान जिस समय सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है, यानी कि उस प्रोसेस के दौरान जिस समय सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है, तो उस प्रोसेस के दौरान देखिए क्या हो रहा है। प्रोसेस 1 2 के दौरान सिस्टम 50 यूनिट ऑफ हीट गेन कर रहा है। ठीक है ना, और स्टेट 2 से स्टेट 1 पे जा रहा है। तो यहां देखिए प्रोसेस 2 1 के दौरान, 1 2 के दौरान नहीं, सॉरी 2 1 के दौरान, प्रोसेस 2 1 के दौरान सिस्टम 50 यूनिट ऑफ हीट गेन कर रहा है। ठीक है ना, सिस्टम 50 यूनिट ऑफ हीट गेन कर रहा है। तो सिस्टम के लिए Q21 क्या हो जाएगा, Q21 क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा। +50 क्यों, क्योंकि सिस्टम प्रोसेस 2 1 के दौरान, प्रोसेस 2 1 के दौरान 50 यूनिट ऑफ हीट गेन कर रहा है। ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है कि 50 यूनिट ऑफ हीट गेन कर रहा है सिस्टम। ठीक है, अब सराउंडिंग के लिए क्या हो जाएगा, ये जो 50 यूनिट ऑफ हीट सिस्टम गेन कर रहा है ये कहां से आ रही है, सराउंडिंग में से आ रही है। यानी कि सराउंडिंग 50 यूनिट ऑफ हीट लूज कर रहा है और वो 50 यूनिट ऑफ हीट लूज होके सिस्टम में जा रही है।
तो सराउंडिंग क्या कर रहा है, 50 यूनिट ऑफ हीट लूज कर रहा है। तो सराउंडिंग के लिए Q21 प्रोसेस 21 के दौरान सराउंडिंग में से 50 यूनिट ऑफ हीट लूज हो रही है और सिस्टम में जा रही है, यानी कि सिस्टम 50 यूनिट ऑफ हीट गेन कर रहा है और सराउंडिंग 50 यूनिट ऑफ हीट लूज कर रहा है। तो Q21 फॉर सराउंडिंग क्या हो जाएगा, सराउंडिंग के लिए Q21 क्या हो जाएगा, -50। ये माइनस क्या शो कर रहा है कि सराउंडिंग 50 यूनिट ऑफ हीट लूज कर रहा है, सराउंडिंग 50 यूनिट ऑफ हीट लूज कर रहा है। तो Q21 क्या हो जाएगा, -50, ठीक है ना। Q21 क्या हो जाएगा, -50, ठीक है। अब यहां देखिए हम बात करेंगे नेट इफेक्ट की, कि प्रोसेस 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद, प्रोसेस 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद क्या होगा, प्रोसेस 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद सिस्टम और सराउंडिंग पे क्या नेट इफेक्ट होगा, नेट इफेक्ट की बात करेंगे हम, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहां नेट इफेक्ट की बात करेंगे, किसकी, नेट इफेक्ट की बात करेंगे कि प्रोसेस 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद सिस्टम और सराउंडिंग पे क्या नेट इफेक्ट हो रहा है। तो यहां ध्यान दीजिए, सिस्टम में Q21 प्लस Q12 प्लस Q21 करेंगे तो ये -50 प्लस 50 ये क्या हो जाएगा, 0। और यहां सराउंडिंग में भी Q12 प्लस Q21 करेंगे तो +50 -50 ये क्या हो जाएगा, 0। यानी कि प्रोसेस 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद, ध्यान से सुनिए, प्रोसेस 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट नहीं हो रहा है। प्रोसेस 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहां नेट इफेक्ट 0 का मतलब क्या है कि सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट नहीं हो रहा है 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद, ठीक है। तो ये देखिए नेट इफेक्ट 0 कैसे हुआ, -50 प्लस 50 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। +50 -50 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेट इफेक्ट क्या है, 0 है। नेट इफेक्ट 0 का मतलब क्या है कि प्रोसेस 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद, प्रोसेस 1, 2 और 2, 1 के कंप्लीशन के बाद सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, ऐसे प्रोसेसेस जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ सेम होता है और जब हम सिस्टम को उसकी इनिशियल स्टेट पे वापस लेके आते हैं तो सिस्टम और सराउंडिंग पे हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, वापस बोल रहा हूं, ऐसे प्रोसेसेस जिसमें फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ सेम होता है ताकि सिस्टम को जब हम उसकी इनिशियल स्टेट पे वापस लाएं तो सिस्टम और सराउंडिंग पे हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को ना मिले, तो ऐसे प्रोसेसेस को ही हम रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। ऐसे प्रोसेसेस को ही हम रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां, ठीक है ना, इसको मिटा के यहां डेफिनेशन लिख देता हूं। ठीक है, प्रोसेसेस in which forward and reverse path are same, processes in which forward and reverse path are same, so that when system is brought back to its initial state, when system is brought back to its initial state, then there is no net effect. When processes in which forward and reverse path are same, so that when system is brought back to its initial state, then there is no effect either on system or on surrounding, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेसेस जिनमें हम
जिनमें फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ क्या होता है, सेम होता है, ताकि सिस्टम को जब उसकी इनिशियल स्टेट पे वापस लाया जाए तो सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट हमें देखने को ना मिले। तो ऐसे प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, सच प्रोसेसेस आर कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, processes in which forward and reverse path are same, so that when system is brought back to its initial state, then there is no net effect either on system or on surroundings. Such processes are called reversible processes. ठीक है, तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है, यहां इंपॉर्टेंट ये है कि सिस्टम और सराउंडिंग, there is no net effect either on system or surrounding. यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि जब हम क्या बोलते हैं सिस्टम और सराउंडिंग को, जब हम क्या बोलते हैं सिस्टम को उसकी इनिशियल स्टेट पे लेके आए, तो सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग पे हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो ही हमारा प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है ना, तो ही हमारा प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। अब यहां क्या होंगे, कई सारे ऐसे एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जहां क्या हो रहा होगा, सिस्टम के फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ तो सेम होंगे। ठीक है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था, यहां क्या हो रहा था, फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ सेम है, स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आ रहा है सिस्टम। ठीक है ना, और वापस इसी पाथ से स्टेट 2 पे स्टेट 1 पे भी जा रहा है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ तो सेम है, लेकिन सिस्टम या सराउंडिंग पे हमें कोई ना कोई नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो उस केस में प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कहलाएगा। ठीक है ना, तो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस तभी कहलाएगा जब सिस्टम और सराउंडिंग पे हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे एग्जांपल्स भी मैं आपको बताऊंगा जहां पाथ तो सेम है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड पाथ सेम है, लेकिन हमें वहां सिस्टम या सराउंडिंग पे कोई ना कोई नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद हमें सिस्टम या सराउंडिंग पे कोई ना कोई नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, और अगर ऐसा होता है तो प्रोसेस कभी भी रिवर्सिबल नहीं कहलाएगा। तो अगर आपको कोई कहता है कि अगर फॉरवर्ड और रिवर्स पाथ सेम है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा, तो ये गलत है। ठीक है ना, प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस तभी कहलाएगा जब वहां सिस्टम या सराउंडिंग पे हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद सिस्टम या सराउंडिंग पे हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलना चाहिए। अगर सिस्टम और सराउंडिंग पे हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद, तो ही हमारा जो प्रोसेस होगा वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है ना, तो ही हमारा जो प्रोसेस होगा वो क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस की। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। समझ में आ गया रिवर्सिबल प्रोसेस? इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बोल सकते हैं मेरे को। ठीक है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है ना, मेरे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, यहां क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है, यहां क्या है, एक बॉक्स रखा हुआ है। यहां एक पुली है,
यहाँ क्या है, एक वेट है, यहाँ क्या है, एक वेट है, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये बॉक्स और ये इंक्लाइंड प्लेन मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। ये बॉक्स और इंक्लाइंड प्लेन मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। तो हमारा सिस्टम क्या है, ये है। हमारा सिस्टम क्या है, ये है। ये बॉक्स और इंक्लाइंड प्लेन मिलके क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं। तो हमारा सिस्टम क्या है, ये है, ठीक है। बॉक्स और इंक्लाइंड प्लेन मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां एक वेट लगा हुआ है, यहां हम क्या कर रहे हैं, वेट को इंक्रीज कर रहे हैं। यहां हम क्या कर रहे हैं, वेट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो अब देखिए, यहां अगर मैं वेट को इंक्रीज करूंगा, यहां मान लीजिए एक और मैंने ब्लॉक लगा दिया थोड़े से ज्यादा वेट का, ठीक है ना, ठीक है। एक और मैंने नीचे क्या कर दिया, ब्लॉक लगा दिया। तो अब देखिए क्या होगा, अब क्या होगा, जब मैं यहां वेट इंक्रीज करूंगा तो ये जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स है मूव करके क्या होएगा, ऊपर आएगा इंक्लाइंड प्लेन पे से। इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करके क्या आएगा, यहां आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, वेट इंक्रीज कर रहा हूं। तो वेट इंक्रीज करने पे क्या होगा, देखिए, ये सिस्टम की क्या है, स्टेट 1 है। ये सिस्टम की क्या है, स्टेट 1 है। ये सिस्टम की क्या है, स्टेट 1 है, ठीक है। ये सिस्टम की फर्स्ट कंडीशन है। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम नहीं है, कोई बात नहीं। अपने को क्या है, समझना है ना। ये बॉक्स अब कहाँ आ गया, यहां आ गया है। ये बॉक्स अब कहाँ आ गया है, यहां आ गया है, ठीक है। ये बॉक्स अब यहां आ गया है। ये है रोप और यह है हमारा वेट, ठीक है। यह है हमारा वेट। हमारा सिस्टम क्या है, ये है। हमारा सिस्टम क्या है, ये है। इस पार्ट को आप क्या कर लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आपको वीडियो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। तो यहाँ से फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिएगा पार्ट को, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सिस्टम की क्या है, स्टेट 2 है। ये सिस्टम की क्या है, स्टेट 2 है। ये सिस्टम की स्टेट 1 थी। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, ये देखिए। यहां इनिशियली सिस्टम इस स्टेट पे था, इनिशियली सिस्टम इस स्टेट पे था। सिस्टम क्या है हमारा, ये इंक्लाइंड प्लेन और ये बॉक्स मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहां मैंने क्या लगाया, वेट लगाया। यहां मैंने वेट लगाया, तो अब क्या होगा, ये वेट नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, ये बॉक्स ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ठीक है ना। और यहां देखिए, अब ये है सिस्टम की स्टेट 2। पहले बॉक्स यहां था, अब बॉक्स यहां पे है। पहले बॉक्स यहां पे था, अब बॉक्स कहां पे है, यहां पे है। तो सिस्टम की स्टेट चेंज हुई है। पहले सिस्टम कुछ ऐसा दिख रहा था, अब सिस्टम कुछ ऐसा दिख रहा है। सिस्टम की कंडीशन में चेंज आया है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, स्टेट होती है। तो सिस्टम की स्टेट में चेंज आया है। अब यहां देखिए, बॉक्स और इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस के बीच यहां क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। बॉक्स और इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस के बीच क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। यानी कि ये जो बॉक्स का नीचे वाला सरफेस है और ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, यहां क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो जब फ्रिक्शन होगा, ये कौन सा है प्रोसेस, स्टेट 1 से सिस्टम स्टेट 2 पे जा रहा है। तो यहां प्रोसेस कौन सा हो रहा है, यहां प्रोसेस कौन सा हो रहा है, 1-2 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहा है। तो अब यहां देखिए क्या होगा, जब सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जाएगा, यानी कि प्रोसेस 1-2 के दौरान जब सिस्टम यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा,
ठीक है, जब ये बॉक्स इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है, तो उस समय क्या होगा, बॉक्स की सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस के बीच क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण सराउंडिंग में हीट रिलीज होगी, ठीक है ना। फ्रिक्शन के कारण क्या होगी, सराउंडिंग में हीट रिलीज होगी, और सराउंडिंग में जो हीट रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, 1-2 कहेंगे, क्योंकि ये जो हीट है ये प्रोसेस 1-2 के दौरान रिलीज हो रही है, ठीक है ना। ये जो हीट है ये प्रोसेस 1-2 के दौरान रिलीज हो रही है, तो इसलिए हम इस हीट को क्या कहेंगे, Q12 कहेंगे। तो सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है, ठीक है ना, सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है। इनिशियली सराउंडिंग में कोई भी हीट नहीं थी, इनिशियली सराउंडिंग में कोई भी हीट नहीं थी, ठीक है ना, सिस्टम से कोई भी हीट सराउंडिंग में नहीं जा रही थी इनिशियली, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, जब सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे था, इस स्टेट को भूल जाइए, यहां से कोई भी हीट सराउंडिंग से सिस्टम से सराउंडिंग में नहीं जा रही थी, सिस्टम से सराउंडिंग में कोई भी हीट नहीं जा रही थी। तो इनिशियली देखा जाए तो सराउंडिंग में क्या थी, हीट 0 थी। इनिशियली सराउंडिंग में हीट क्या थी, 0 थी, ठीक है ना। इनिशियली सराउंडिंग में हीट क्या थी, 0 थी। लेकिन अब देखिए, जब हमने ब्लॉक को ऊपर की तरफ खिसकाया, यानी कि जब हमने यहां वेट बढ़ा दिया तो ये वेट नीचे आया, ये ब्लॉक ऊपर खिसक के आ गया, तो जब ये ब्लॉक इस इंक्लाइंड प्लेन पे मूव होगा तो फ्रिक्शन की वजह से हीट सराउंडिंग में रिलीज होगी। तो अब देखिए सराउंडिंग में क्या है, हीट क्या हो गई है, Q12, सराउंडिंग में Q12 हीट ऐड हो गई है। पहले सराउंडिंग में क्या थी, हीट 0 थी। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, प्रोसेस को रिवर्स करेंगे, यानी कि वापस हम सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेके आएंगे। वापस हम क्या करेंगे, सिस्टम को स्टेट 2 से स्टेट 1 पे लेके आएंगे। कैसे करेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, ये जो वेट है ये रिमूव कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहां से वेट्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वेट्स को क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं, ठीक है। तो ये है सिस्टम की स्टेट 2। यहां मैं क्या कर रहा हूं, यहां मैं वेट्स को रिमूव कर रहा हूं। अब जब मैं जैसे ही मैं वेट्स को रिमूव करूंगा, यहां पहले क्या है, वेट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से वेट को रिमूव कर रहा हूं। जैसे ही मैं वेट को रिमूव करूंगा यहां से, ठीक है, जैसे ही मैं वेट को रिमूव करूंगा तो ये सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, ये सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा। ये जो ब्लॉक है, ठीक है, ये सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो, ये सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आएगा। जैसे ही यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने क्या किया, वेट रिमूव कर दिया, यहां वेट ऐड किया हुआ था, यहां से मैंने जैसे ही वेट रिमूव किया तो ये क्या होगा, ये बॉक्स वापस नीचे की तरफ खिसक के आएगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ खिसक के आएगा। तो सिस्टम वापस अपनी स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आ जाएगा। सिस्टम अपनी स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आ रहा है। तो प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस है 2-1। सिस्टम अपनी स्टेट 2 से स्टेट 1 पे आ रहा है, तो प्रोसेस कौन सा है, प्रोसेस है 2-1, ठीक है। तो वापस सिस्टम स्टेट 2 से इस स्टेट से, यहां से मैंने क्या किए, ब्लॉक रिमूव किए, ये वापस सिस्टम स्टेट 1 पे आ गया, यानी कि ये जो ब्लॉक था ये वापस नीचे आ गया इस इंक्लाइंड प्लेन पे से। सिस्टम क्या है हमारा, ये पूरा हमारा सिस्टम है, ठीक है ना, ये जो पूरा ये क्या है, ये हमारा सिस्टम है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन मिलके हमारा सिस्टम बना रहे हैं, खाली ब्लॉक हमारा सिस्टम नहीं है, ठीक है ना। ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन मिलके हमारा सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, खाली ब्लॉक हमारा सिस्टम नहीं है, क्योंकि ब्लॉक क्या है, इंक्लाइंड प्लेन से जुड़ा हुआ है, ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, इसलिए ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन मिलके हमारा सिस्टम बना रहे हैं। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा सिस्टम बना रहे हैं। अब जब ब्लॉक यहां से वापस नीचे आएगा, ब्लॉक यहां से वापस नीचे आएगा, तो यहां फिर से क्या करेगा, ये ब्लॉक हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग में, ठीक है। यहां फिर से ब्लॉक हीट रिजेक्ट करेगा, यानी कि सॉरी ब्लॉक नहीं, सिस्टम से क्या होगी, हीट रिजेक्ट होगी, ब्लॉक नहीं बोलेंगे हम, सिस्टम से क्या होगी, हीट रिजेक्ट होगी। जब ये ब्लॉक स्लाइड करके इस इंक्लाइंड प्लेन पे से यहां वापस अपनी इनिशियल कंडीशन पे आएगा, ठीक है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा, तो स्लाइडिंग के दौरान क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा, तो प्रोसेस 2-1 के दौरान भी सराउंडिंग में क्या होगी, हीट ऐड होगी। प्रोसेस 2-1 के दौरान भी सराउंडिंग में क्या होगी, हीट ऐड होगी।
प्रोसेस 1-2 के दौरान जब ब्लॉक इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जा रहा था स्लाइड करके इंक्लाइन प्लेन पे से, तो क्या हो रहा था, इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक की सरफेस के बीच फ्रिक्शन हो रहा था और फ्रिक्शन की वजह से यहां से हीट रिजेक्ट हो रही थी सिस्टम में से हीट सराउंडिंग में जा रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, जब ब्लॉक वापस इस पोजीशन से अपनी इनिशियल पोजीशन पे आया तो उस केस में भी ब्लॉक की सरफेस और इंक्लाइन प्लेन की सरफेस में क्या हुआ, फ्रिक्शन हुआ और फ्रिक्शन की वजह से यहाँ सिस्टम में से क्या हुई, हीट रिजेक्ट हुई। यहाँ सिस्टम में से हीट रिजेक्ट हुई और कहाँ गई, सराउंडिंग में गई। तो सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रही है। प्रोसेस 1-2 के दौरान भी सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है और प्रोसेस 2-1 के दौरान भी सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है। अब देखिए, अब यहां हमें सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस नहीं आ रही है, सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ चुका है। जैसा सिस्टम पहले था, ठीक है, अब वैसा ही वापस सिस्टम हो गया है। इस तरीके का था सिस्टम पहले, ठीक है, ये ब्लॉक इस पोजीशन पे था, अब वापस ब्लॉक इसी पोजीशन पे आ गया है। तो सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया है। देखिए, सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गया है, लेकिन सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट पे नहीं आई है। ठीक है ना, सराउंडिंग के अंदर पहले हीट 0 थी। ठीक है ना, इनिशियली प्रोसेस की स्टार्टिंग से पहले सराउंडिंग में क्या थी, हीट 0 थी। सराउंडिंग में क्या थी, हीट 0 थी। प्रोसेस की स्टार्टिंग से पहले सराउंडिंग में हीट 0 थी, लेकिन प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद सराउंडिंग में हीट क्या है, Q12 प्लस Q21। ठीक है ना, प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद सराउंडिंग में हीट 0 नहीं हुई है। ठीक है ना, अगर सराउंडिंग में हीट 0 हो जाती प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद, प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद सराउंडिंग में हीट 0 होती, यानी कि फाइनली भी हीट क्या होती, हीट 0 ही होती। तो हम कहते कि सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ गया, यानी कि सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, तो यहां लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। यहां हमें सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है। ठीक है ना, पहले प्रोसेस 1-2 के दौरान हीट ऐड हो रही है और अब प्रोसेस 2-1 के दौरान भी सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है। तो सराउंडिंग अपनी इनिशियल स्टेट पे, इनिशियल कंडीशन में वापस नहीं आ रहा है। तो इस केस में सराउंडिंग पे हमें नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, प्रीवियस केस में क्या था, सराउंडिंग और सिस्टम वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गए थे। ठीक है ना, सराउंडिंग पे भी हमें कोई नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा था। हमने देखा था वहां सराउंडिंग की हीट हमने जोड़ी थी, 0 आया था, और सिस्टम की हीट हमने जोड़ी थी, 0 आया था। तो सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ठीक है ना, तो प्रीवियस केस में सिस्टम और सराउंडिंग पे कोई भी नेट इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ सिस्टम और सराउंडिंग पे, सिस्टम तो अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ गया है, लेकिन सराउंडिंग पे हमें नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सराउंडिंग में क्या हो रही है, हीट ऐड हो रही है। ठीक है, तो इस कारण से इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कह सकते। मैंने क्या बताया था, रिवर्सिबल प्रोसेस वही होगा जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आ जाएंगे, वहां हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, सिस्टम और सराउंडिंग पे अगर हमें कोई भी नेट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद, तो ही हम कहेंगे कि प्रोसेस रिवर्सिबल है। लेकिन यहां हमें प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सराउंडिंग पे क्या है, नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब ध्यान दीजिए, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल क्यों हो रहा है। ये प्रोसेस इरिवर्सिबल इसलिए हो रहा है क्योंकि सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है। अगर सराउंडिंग में हीट ऐड ही नहीं होती, ये ब्लॉक यहां से यहां पे जाता है ना, तो सराउंडिंग में हीट ऐड नहीं होती। ठीक है, अगर ये ब्लॉक यहां से यहां पे जाता और सराउंडिंग में हीट ऐड नहीं होती, यानी कि Q12 0 होता, और वापस ब्लॉक यहां से यहां पे आता और तब भी सराउंडिंग में हीट ऐड नहीं होती, यानी Q21 भी 0 होता, तो उस केस में सराउंडिंग पे जो नेट इफेक्ट होता वो क्या होता, 0 होता, यानी कि इन दोनों का ऐड करते तो क्या आता, आंसर 0 आता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता, सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट 0 होता। लेकिन यहां क्या है, हीट एडिशन की वजह से सराउंडिंग पे हमें नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। सराउंडिंग में जो हीट ऐड हो रही है, ठीक है ना, उसके कारण हमें सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब सराउंडिंग में ये हीट ऐड क्यों हो रही है, क्योंकि जब ब्लॉक स्लाइड कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे तो वहां फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से
सराउंडिंग में क्या हो रही है, हीट ऐड हो रही है। फ्रिक्शन की वजह से सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है। किस कारण से सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है, फ्रिक्शन की वजह से। अगर यहां फ्रिक्शन नहीं होता, अगर यहां इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस के बीच और ब्लॉक की सरफेस के बीच फ्रिक्शन नहीं होता तो यहां सराउंडिंग में हीट लिबरेट नहीं होती, ठीक है ना। यहां कोई हीट जनरेट होती ही नहीं और सराउंडिंग में लिबरेट होती ही नहीं। अगर सराउंडिंग में हीट लिबरेट नहीं होती तो सराउंडिंग वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे, कंडीशन पे वापस आ जाता, ठीक है ना। लेकिन यहां क्या हो रहा है, हीट ऐड हो रही है सराउंडिंग में। क्या हो रही है, हीट ऐड हो रही है सराउंडिंग में। क्यों हो रही है, क्योंकि यहां ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस के बीच फ्रिक्शन हो रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है और इस कारण से सराउंडिंग पे हमें नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से जो हमारा प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल हो रहा है, ठीक है ना। फ्रिक्शन की वजह से हीट ऐड हो रही है ना। सराउंडिंग में क्या हो रही है, हीट ऐड हो रही है और हीट एडिशन की वजह से क्या हो रहा है, नेट इफेक्ट जीरो नहीं है। सराउंडिंग पे नेट इफेक्ट जीरो नहीं है, ठीक है। नेट इफेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि प्रोसेस क्या है, इरिवर्सिबल है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि फ्रिक्शन के कारण प्रोसेस क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है। फ्रिक्शन के कारण प्रोसेस क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता, हीट ऐड नहीं होती, नेट इफेक्ट क्या होता, सराउंडिंग पे जीरो होता। यानी कि सराउंडिंग पे कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन है यहां, इस कारण से सराउंडिंग में हीट ऐड हो रही है और सराउंडिंग पे हमें प्रोसेस 1-2 और 2-1 के कंप्लीशन के बाद नेट इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से हमारा प्रोसेस क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए, कई सारे कॉजेज में से फ्रिक्शन एक ऐसा कॉज है जो प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जहां भी फ्रिक्शन होगा वहां प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा ही होगा। तो कई कॉज होते हैं इरिवर्सिबिलिटी के, उसमें से एक कॉज है फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन प्रोसेस को क्या बनाता है, इरिवर्सिबल बनाता है। इरिवर्सिबिलिटी के कई कॉजेज हैं, उनमें से एक कॉज क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक ऐसा कॉज है जो कि प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाता है। कई सारे कॉज होते हैं वैसे तो इरिवर्सिबल होने के, प्रोसेस इरिवर्सिबल कई वजह से होता है। अगर मिक्सिंग होती है तो इरिवर्सिबल होता है, अगर फ्री एक्सपेंशन होता है फ्लूइड का तो प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो ऐसे कई सारे कॉजेज हैं, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, मिक्सिंग क्या होती है, ठीक है ना, और इनकी वजह से प्रोसेस इरिवर्सिबल क्यों होता है या फिर ये इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों है, इनके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां नोट ये कीजिए कि फ्रिक्शन एक ऐसा कॉज है जो कि प्रोसेस को इरिवर्सिबल बनाता है। तो यहां हमने क्या देखा कि फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। तो यहां बात कर ली हमने इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो यहां हमने आज रिवर्सिबल प्रोसेस की बात की, इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात की, प्रोसेसेस के बारे में समझा कि प्रोसेस होते क्या है, स्टेट क्या होती है, पाथ क्या होता है, ठीक है। काफी कुछ हमने यहां डिस्कस किया। तो अगर आपको मेरे इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपने यहां तक वीडियो देख ली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।